हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट। बुद्धि की परिभाषाएं एवं प्रकार। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धि का सर्वोपरि स्थान रहा है और प्रत्येक युग की बात करें तो प्रत्येक युग में बुद्धिजीवियों का सम्मान हुआ है। अब हम जानें कि बुद्धि क्या है। इस प्रश्न पर प्राचीन काल से लेकर के और आज तक वाद विवाद रहा है कि वास्तव में बुद्धि क्या है। प्राचीन समय में रटनिक को बुद्धि का परिचायक मानते थे। जो बालक गुरुजी द्वारा प्रदत्त मौखिक ज्ञान को शीघ्र कंठस्थ कर लिया करते थे, उन्हें बुद्धिमान की संज्ञा से सुशोभित किया जाता था, परंतु यह धारणा ठीक नहीं थी। और तब से लेकर के आज तक यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर आज तक यह समस्या बनी हुई है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग है, यानी कि बुद्धि जो है वह एक मानसिक शक्ति है और भावना और अंतः प्रज्ञा से बिल्कुल अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने, उनके साथ अनुकूलन होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता से तात्पर्य यहाँ लिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि होती है। अब हम बात करें बुद्धि की, तो जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष सूचना है या कोई विशेष ज्ञान है, अब वह उस सूचना को कैसे प्रसंस्करण करता है, अपने ज्ञान का कैसे प्रसंस्करण करता है, यानी कि जो उसके पास विशेष बात है या कोई सी समस्या का समाधान है, तो वह अपनी बात को किस ढंग से, किस परिस्थिति में, किस प्रकार से कहता है, यही बुद्धि का प्रसंस्करण की योग्यता है। स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करना कठिन है परंतु मापना संभव तथा आसान है। यानी कि स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, मतलब प्रॉब्लम होती है परिभाषित करने में, परंतु मापन संभव तथा आसान है। बुद्धि के स्वरूप पर प्राचीन काल से ही मतभेद चले आ रहे हैं तथा आज भी मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के लिए बुद्धि वाद विवाद का विषय बनी हुई है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर बुद्धि के स्वरूप को समझने में मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई प्रयास किए गए, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए और आज तक भी बुद्धि की एक भी सर्वसम्मत परिभाषा निकल करके नहीं आ पाई है। वर्तमान में भी बुद्धि के स्वरूप के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के विचार अलग अलग हैं और सब ने बुद्धि के स्वरूप को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। एक बात और है कि बुद्धि की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो वंशानुक्रम है, हमारे वंशानुक्रम में जिस पीढ़ी में जितनी बुद्धि वाला कोई व्यक्ति रहा होगा, जैसे हमारे वंशानुक्रम में 80% बुद्धि वाले लोग पैदा हुए, तो वर्तमान में जो भी बालक हैं उनकी बुद्धि 80% से ज़्यादा नहीं जा सकती, यानी कि हमारे वंशानुक्रम के अनुसार ही हमारी बुद्धि का निर्धारण होता है। वातावरण के द्वारा बुद्धि को 20%
सुधारा जा सकता है, लेकिन 80% जो योगदान है बुद्धि में वो हमारे वंशानुक्रम का है। अब हम बात करेंगे बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में। तो बुद्धि की परिभाषाओं को लेकर के फ्रीमैन ने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा है, जिसमें कुछ लोग हैं जो बुद्धि को सामान्य योग्यता या समायोजन करने की योग्यता के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है जो उसकी प्रत्येक क्रिया में पाई जाती है, यानी व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसमें बुद्धि होती है। गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि में वर्गीकरण करने, अंतर करने और सही का चयन करने की पावर होती है। स्टर्न ने भी कहा है कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है, यानी कि जिन परिस्थितियों में हम जाते हैं या रहते हैं वहाँ हमारा समायोजन यानी हम एडजस्ट कर पाएँ, वही हमारी बुद्धि है। वुडवर्थ ने बुद्धि कार्य की एक विधि है, यानी वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है और वह कार्य आप किस तरीके से करते हैं ये आपकी बुद्धि के द्वारा स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के अनुसार। स्पीयरमैन व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम बुद्धि है, यानी कि जिन व्यक्तियों में जो बुद्धि पाई जाती है वो ही उसी का नाम बुद्धि है। बंकिंघम ने कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इसी तरह से बर्ट ने कहा है कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, तर्क करने की योग्यता है, यानी कि बहुत सारे विकल्पों में से अच्छी तरह तर्क वितर्क के साथ सोच विचार करने के साथ जिस सही विकल्प का हम चयन करते हैं वही हमारी बुद्धि है। जो नेक्स्ट ग्रुप वाले समूह वाले जो मनोवैज्ञानिक या विद्वान हैं उन्होंने बुद्धि को 2 या 3 योग्यताओं का योग बताया है। बुद्धि को 2 या 3 योग्यताओं को मानने वाले विचारधारा के लोग जो हैं वो हैं स्टैनफोर्ड बिने। इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है, यानी कि उन्होंने उसकी मुख्य क्रियाओं को आधार बनाया है और उसमें 3 तत्वों को सम्मिलित किया है, यानी निश्चित निर्देशन लेने, उन्हें स्थायी रखने की प्रवृत्ति, उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्णय लेना और फिर उस पर आत्मविवेचन करना, यही बुद्धि है। जो तीसरा समूह है उसमें बुद्धि को विशिष्ट क्षमताओं का या विशिष्ट विशेषताओं का योग माना है। इस विचारधारा को मानने वाले विद्वानों में थॉर्नडाइक, थर्स्टन, थॉमसन, वेसलर, स्टोडार्ड प्रमुख हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। इसी प्रकार से स्टोडार्ड ने कहा है कि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्तता, सामाजिक मूल्य, मौलिकता, इन सभी तत्वों के समावेश से संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता का नाम ही बुद्धि है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकारों के बारे में। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। उनमें पहला है गामक या यांत्रिक बुद्धि, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस,
नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस। उसी प्रकार से गैरेट ने भी थॉर्नडाइक की गामक अथवा यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की संज्ञा दी है। गैरेट की मूर्त बुद्धि और थॉर्नडाइक की गामक या यांत्रिक बुद्धि। अब हम बात करते हैं मूर्त बुद्धि या गामक बुद्धि की। वह बुद्धि जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझने, उसके अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है, उसे गैरेट ने मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है। मूर्त बुद्धि इसलिए कि वह मूर्त वस्तुओं को समझने, मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता करती है। इसी प्रकार की बुद्धि को थॉर्नडाइक ने गत्यात्मक मोटर इंटेलिजेंस या यांत्रिक बुद्धि मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहा है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे वस्तुओं को जोड़ने तोड़ने में विशेष रुचि लेते हैं। कलपुर्जों एवं सृजनशील कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में जो बुद्धि कार्य करती है, उसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कारीगर, इंजीनियर, कर्मकार, आर्किटेक्चर आदि आविष्कार करने वाले जो लोग हैं, उनमें मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि की अधिकता पाई जाती है। एक बार एक टेट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि आर्किटेक्चर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में, गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में यही बुद्धि कार्य करती है। और जो इस तरह के लोग हैं जो अमूर्त बुद्धि से संबंधित हैं, वो अच्छे डॉक्टर, वकील, लेखक, चित्रकार, मनोवैज्ञानिक, पत्रकार, स्तंभकार आदि बनते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में अधिक अनुकूलन बनाए रखते हैं या अपने आप को अच्छी तरह से समायोजित कर लेते हैं। सामाजिक बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेते हैं। इस तरह के व्यक्ति प्रसन्न, मिलनसार तथा सामाजिक कार्यों में अधिकाधिक रुचि लेते हैं। सामाजिक बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है, वह समाज में अधिक सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यवसायी, कूटनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, समाज सेवक आदि होते हैं। थैंक यू।